बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे मरीम नवाज़ और सफदर अवान के ख़िलाफ़ आज जो बड़ी अहम समाअत हुई है, और ये समाअत है एवनफील्ड अपीलों के हवाले से। आज मैं आपके साथ कुछ नया शेयर करने जा रहा हूँ, और जो नैब का मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ केस है और नैब जिस तरीके से अब केस को लेकर जा रहा है, मैं वो अहम डिटेल्स आपके साथ रखना चाहूँगा। आप जानते हैं कि नैब ने इस केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किए हैं अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब को, जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और उनको इस केस में बाकायदा आज वो अदालत में पेश हुए हैं बतौर स्पेशल प्रोसिक्यूटर। और ये दो अपीलें हैं सफदर अवान की और मरीम सफदर के, इन दो अपीलों में ही उनको हायर किया गया है नैब की तरफ से। उनके मुकाबले में हैं साबिक़ा अटारनी जनरल हैं इरफान कादिर साहब, वो उनको लेके आया गया। अब मैं आपको एक अहम चीज़ है जो बताने लगा हूँ। ये केस जो आज हेयरिंग हुई है, और आज आपने सुना होगा कि मरीम नवाज़ और मरीम नवाज़ के वकील और नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब, आपस में वकला की भी अच्छी खासी माहौल उन्होंने गर्म किया, और उसके बाद फिर ऑनरेबल बेंच को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा, क्योंकि पहले जो प्रोसिक्यूटर थे वो थे सिर्फ प्रोसिक्यूटर, और वो लोग थे कि जो इन सारे मामलात को देखते थे, और वो सिर्फ़ कानून की बात करते थे, धीमे लहजे से बात करते थे, वो सरकारी मुलाजिम थे, डरे हुए सहमे हुए, और वो उस तरह बात नहीं करते थे जिस तरह से मरीम नवाज़ केस को लेकर चल रही थी। अब मरीम नवाज़ कैसे केस को लेकर चल रही थी? मरीम नवाज़ ने यह किया था कि अमजद परवेज़ साहब वकील थे मरीम नवाज़ की। अमजद परवेज़ साहब एक पढ़ा लिखा आदमी है, और वो कानून के मुताबिक, सिर्फ कानून के मुताबिक बात करते हैं। आपने देखा होगा कि लाहौर हाई कोर्ट में जब मरीम नवाज़ की या शरीफ ख़ानदान की जो दरख्वास्तें होती थी, अपीलें होती थी, ज़मानतें होती थी, कुछ भी होता था, उसमें वो क्या करते थे? उसमें वो ये करते थे कि अमजद परवेज़ के साथ वो खड़ा करते थे आज़म नज़ीर तारड़ साहब को। और मैं अक्सर मज़ाहन कहता था, मेरे वो बड़े भाई हैं, कि अमजद परवेज़ साहब बहस करते हैं और आज़म नज़ीर तारड़ साहब को दबके के लिए रखा हुआ है कि वो बात करते हैं और स्टाइल से, और वो क्योंकि एक बार का एक सीनियर ओहदेदार है और बार में उनका एक असर व रसूख है, तो उस वजह से उनको भी साथ खड़ा करते हैं। दो वकील खड़े रहते हैं लाहौर हाई कोर्ट में जब भी केसेस होते हैं। अब जब मरीम नवाज़ को लाया गया, तो मरीम नवाज़ का केस, अब मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि अगर कानून के मुताबिक, कागज़ों के मुताबिक, डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मजबूत होता, तो कभी अमजद परवेज़ साहब को ना हटाया जाता और उनकी जगह पे इरफान कादिर साहब को ना लाया जाता। इरफान कादिर साहब ने मेरिट से हट के जो बात करनी है वो इरेलेवेंट चीज़ों के ऊपर ज़ोर लगाना है। उनका बात करने का स्टाइल, जो मरीम नवाज़ जैसे चाहती थी ना मेरा केस ऐसे लड़ा जाए, मेरिट को छोड़ दें, आप बस लग जाए इनके पीछे, इदारों ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, साकिब निसार ने ये किया, फैज़ हमीद ने ये किया। वो ये चाहती थी कि मेरा केस ऐसे लड़ा जाए, और मेरे केस को आप सियासी केस के तौर पर लें, आप इसको कानूनी केस के तौर पर ना लें। अमजद परवेज़ साहब कानूनी तरीके से केस को लड़ते थे, इस वजह से अमजद परवेज़ साहब को हटा के ये लेकर आए जो इरफान कादिर साहब को। जबकि नए प्रोसिक्यूटर वही थे जो पढ़ी लिखी बात करते हैं, जिन्होंने, अब मुजफ्फर अब्बासी साहब नीचे ट्रायल में नए प्रोसिक्यूटर थे, लायक आदमी हैं, और वो कानून के मुताबिक बात करते हैं, बड़े धीमे लहजे से, बड़े अच्छे तरीके से वो बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो इरफान कादिर बात नहीं करने देते। इरफान कादिर साहब तो बार बार टोक देना कि जनाब केस ही ख़त्म हो गया, ये आप सुन लें तो उसके बाद केस ही ख़त्म हो गया, बस एक ये पॉइंट है जिसके बाद केस ख़त्म हो गया। और फिर उन्होंने वो जो दरख्वास्त दिलवाई इरफान कादिर साहब के आते ही, वो दरख्वास्त आई जो फैज़ हमीद साहब के हवाले से, और बाकी जो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का मामला है, अरशद मलिक का मामला है, वो सारी चीज़ें भी इरफान कादिर साहब लेकर आए थे। अमजद परवेज़ साहब ये चीज़ें नहीं लेके आए थे। आज जब समाअत हुई, तो आज की समाअत में जब स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए, उन्होंने अपना वकालतनामा अदालत में सबमिट करवाया, और अदालत से कहा, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उनसे कहा कि जनाब मुझे टाइम चाहिए, मैं इस केस के अंदर बतौर प्रोसिक्यूटर मुकर्रर हुआ हूँ, तो मैं इस केस के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अदालत में रखना चाहता हूँ, मैं अदालत के हर सवाल का जवाब दूँगा, मेरे पास अदालत के हर सवाल का जवाब मौजूद है, मुझे मौका दिया जाए कि मैं अदालत में केस अपना तैयार करके लेकर आऊँ, क्योंकि 2-4 दिन में तो ये केस तैयार होने वाला नहीं है, मुझे 4 हफ्तों का टाइम चाहिए। 4 हफ्तों का जब मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं ये केस बेहतर तरीके से अदालत में ले आऊँगा। अदालत में जब समाअत हुई, अब अज़हर सिद्दीक़ साहब कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो अदालत में लेकर आना चाहते हैं, अज़हर सिद्दीक़ साहब कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर रिलाई करने जा रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक सीएम फाइल की गई, सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की गई थी मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की तरफ से।
जो डॉक्यूमेंट्स, जो प्रॉपर्टी लंदन की जायदादें एवन फील्ड की जिसके ऊपर रेफरेंस बना, उस प्रॉपर्टी की मलकियत और उसकी जो अमाउंट है, कीमत है। आप जानते हैं कि एक अहम जो सवाल बार बार आमिर फ़ारूक साहब उठाते रहे कि आप बताएं कि इस जायदाद की कीमत क्या थी। आपने जायदाद की कीमत ही कोई नहीं मुख्तस की, बग़ैर कीमत के आपने स्पेसिफिक ही नहीं किया कि ये जायदाद कितने की ख़रीदी, कितने का इन्होंने कोई फ्रॉड किया, कोई जालसाजी की, कोई मनी लॉन्ड्रिंग की, कोई करप्शन की, कोई करप्ट प्रैक्टिस से पैसे कमाए, जायदाद है कितने की। इस बात पर जो है वो आमिर फ़ारूक साहब बार बार आते थे। वो ये खुद सीएम दायर करके उस जायदाद की कीमत मुकर्रर कर चुके हैं मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ। और इससे बढ़ के और क्या सबूत चाहिए अदालत को, क्योंकि पहले ये सबूत इस तरह से अदालत के सामने रखे नहीं जाते थे। अजहर सदीक साहब ने कहा अदालत में कि जनाब मैं सेटिस्फाई करूंगा, मैं आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा, मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगा, मैं नैब का केस भी आपके सामने रखूंगा। इरफान कादिर साहब ने कोई बात की तो अजहर सदीक साहब ने कहा इरफान कादिर साहब अगर आपने फैसला करना है या आपने ही बात करनी है तो फिर मैं बैठ जाता हूँ, मुझे भी तो बात करने दें, या आपने ही बात करनी है। ये वो चीज़ थी जो पहले नैब प्रोसिक्यूटर्स नहीं कर सकते थे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि मरीम नवाज़ को उनके बड़ों ने बताया कि आप तमाशा खड़ा कर दें। पहले तो उन्होंने आमिर फ़ारूक साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को स्कैंडलाइज किया, असरअंदाज होने की कोशिश की और बड़ी हद तक वो इसमें कामयाब भी हुए क्योंकि अदालतों की बदनामी का बायस बने। फिर उसने इरफान कादिर साहब को ला के अदालत के अंदर भी सियासी बातें और मरीम नवाज़ अदालत के बाहर मेला लगा के खड़ी होती हैं और वो वहाँ भी सियासी बातें। उन्होंने इस बात को देख लिया कि ये सियासी तौर पे केस लड़ना है, मेरिट के ऊपर केस इनका होता तो ये ख्वाजा हारे साहब हो गए, अकरम शेख इनका वकील था, अमजद परवेज साहब वकील थे, वो केस लड़ते। इरफान कादिर साहब जो इस केस में कभी नहीं थे उनको लाया गया। इसका मतलब क्या था कि ये मेरिट के ऊपर इनको पता था कि इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। अब इन्होंने जो अजहर सदीक साहब इनको बांधने जा रहे हैं और इनके ही डॉक्यूमेंट से इन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी। ये कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन थी 29/2016। इसका टाइटल था इमरान अहमद ख़ान जो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म है वो पिटिशनर थे और इसमें जो रिस्पोंडेंट थे वो मियाँ नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स। उस अदर्स में मरीम नवाज़ भी थी, सफदर अवान भी और बाकी लोग भी थे। उसमें मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ ने एक सीएम फाइल की। सीएम का नंबर भी मैं आपको बताता हूँ 7953/2016। ये सीएम थी, सिविल मिसलिनियस थी। उस दरख्वास्त के अंदर, उस मेन पिटीशन के अंदर ये सीएम फाइल की गई और उस सीएम में कहा गया कि एप्लीकेशन जो दी गई, एप्लीकेशन फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 6 and 8, 6, 7 and 8। 6, 7, 8 कौन सा है? जो मरीम नवाज़ का 6 था। मरीम नवाज़ इस मेन केस में रिस्पोंडेंट नंबर 6 थी। उनकी तरफ से ये दरख्वास्त दी गई और कहा गया कि मरीम नवाज़ के बिहाफ पर यह दरख्वास्त अदालत में जमा करवाई जाती है। दरख्वास्त क्या है? एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की, कि मैं अदालत में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देना चाहती हूँ। डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जी? लैंड रजिस्ट्री है एवन फील्ड की। लैंड रजिस्ट्री जो है वो डेटेड 7/5/1993 7/5/1993 की लैंड रजिस्ट्री वो अदालत को जमा करवाना चाहती हैं। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। उसके बाद 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है लैंड रजिस्ट्री जो डेटेड है 10/7/1995 और लैंड रजिस्ट्री डेटेड है 5/7/1996। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो ख़रीदी गई एवन फील्ड की। कब कब ख़रीदी गई? 7/5/1993 में, 10/7/1995 में, 5/7/1996 में। ये जो 2 टेन्योर गुजरे हैं नवाज शरीफ के और पहले वज़ीर आला रहे, ये वो माल था जो इन्होंने वहाँ पर लगाया और जो हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ उस वक्त भी कमाने वाले थे, जो उस वक्त जो बालिग नहीं हुए थे। अब मामला क्या हुआ? जो मेजर एज होती है हमारे कानून के मुताबिक, अब क्या हुआ कि ये उन्होंने दरख्वास्त दायर की एप्लीकेशन फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, कि हमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने की इजाज़त दी जाए। उसमें इन्होंने उस जो प्रॉपर्टी है उसका कीमत खुद बता दी कि जब हमने ख़रीदी थी तो उसकी कीमत कितनी बनती थी। जो बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इरफान कादिर साहब ये बताते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है उसकी तो कीमत ही कोई नहीं इन्होंने बताई। इन्होंने ये बताया नहीं कि वो प्रॉपर्टी कितने की थी। हालांकि रजिस्ट्रियाँ भी खुद ये जमा करवाने वाले उस लैंड की और उस लैंड में, और ये मरीम नवाज़ सुप्रीम कोर्ट में पेश करने वाली हैं। अगर मरीम नवाज़ का इससे कोई लेना देना नहीं था तो मरीम नवाज़ ने सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों जमा करवाई? खुद परमिशन ली और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए। और उसमें जो है पैरा जो जिसमें कीमत है, उन्होंने कहा कि बीइंग असिस्टेड एज टू असिस्ट दिस ऑनरेबल कोर्ट फॉर असरटेनिंग प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टीज़ एट द रेलेवेंट टाइम, वो है 1.905 मिलियन पाउंड।
ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस वक्त जब ये ख़रीदी गई थी तो इनकी जो अमाउंट थी, इनकी जो प्राइस थी, कीमत थी, वो थी 1.905 मिलियन पाउंड। उन्होंने कहा कि ये हम अदालत में जमा करवाना चाहते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट्स भी मान गए, 3 रजिस्ट्रियाँ भी, अच्छा वो 3 रजिस्ट्रियाँ कौन सी हैं? एक 17 एवनफील्ड हाउस जो नंबर है 118 127 पार्क लेन लंदन। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? वो है जो एवनफील्ड है उसकी 16, वो 17 थी एवनफील्ड, ये 16 एवनफील्ड है। 16 एवनफील्ड जो आगे है उसका एंड 16 ए एवनफील्ड हाउस पार्क लेन, ये प्रॉपर्टी जमा करवाई गई। और एक और प्रॉपर्टी, ये 3 जायदादें जमा करवाई गई, 3 रजिस्ट्रियाँ जमा करवाई गई और उसकी प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो भी ख़ुद तस्लीम की गई कि इतनी थी और कब कब ये ख़रीदी गई। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो ये सुप्रीम कोर्ट में ख़ुद जमा करवा सके। हमारा एक कानून शहादत का, और वो कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल से ये मुराद होता है कि आपने जब कोई बात अदालत में कह दी है, अदालत में आपने कोई एडमिशन कर ली है, अदालत में कोई दरख्वास्त दे दी है, तो आप बाद में उससे मुकर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में आप खुद दरख्वास्तें दे के अपनी जायदादें भी तस्लीम करते हुए उनकी कापियाँ भी अदालत में उनकी डिटेल्स भी जमा करवा रहे हैं, उसकी कीमत भी बता रहे हैं। और आप नैब के सामने, नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कहें कि जनाब ना इन जायदादों का पता, ना इनकी कीमत का पता, और कैसे ये केस बन गया, बग़ैर कीमत को असरटेन किए कैसे केस बन गया। ये जो एक सवाल था अटॉर्नी जनरल साहब का। और इसके अलावा बाकी चीज़ें ये अज़हर सदीक़ साहब ने तैयार कर ली हैं। अज़हर सदीक़ साहब ये सारी चीज़ें, और मैं एक और आपको बात बता दूं, और ये आज मैं आपको पहले बता रहा हूं, 21 मार्च की तारीख मुकर्रर हुई है, 4 हफ्तों का टाइम मांगा था। अब अज़हर सदीक़ साहब आ गए हैं, ये कोई नैब के पहले प्रोसिक्यूटर नहीं है। और मैं बार बार आपको क्यों कह रहा हूँ कि ये केस अब पॉलिटिकली वो शख्स जो बोल सकता है, ऊंची आवाज़ का जवाब ऊंची आवाज़ में दे सकता है, वही लड़ सकता है। नहीं तो जिस तरीके से मरीम नवाज़ इस केस को लेकर चल रही थी, कोई भी जो है वो नैब प्रोसिक्यूटर इसमें कामयाब नहीं हो सकता था। अदालत में जब आज उन्होंने बात की, उस पर भी जो ऑनरेबल बेंच है, हमारी जो अदालतें हैं या हमारा जो निज़ाम इंसाफ है, आप जानते हैं कि वो तुल गया है इंसाफ देने पर। वो तो 4-4 दिन की तारीखें करके चाह ये रहे हैं कि इनकी को वाइंड अप किया जाए। मरीम नवाज़ तो अपनी तरफ से बरी होकर बैठी है, मरीम नवाज़ की तरफ से तो जो चीज़ें आई हैं वो तो बरी होकर बैठी हैं। लेकिन अब अज़हर सदीक़ साहब ने 4 हफ्तों का टाइम माना और अदालत ने उसको माना, मंजूर की उनकी इस्तदा को। और नैब प्रोसिक्यूटर की जो रिटर्न भी एडजर्मेंट की दरख्वास्त थी उसको भी मंजूर किया और 21 मार्च की तारीख मुकर्रर की। 21 मार्च से पहले अज़हर सदीक़ एडवोकेट साहब ने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए, जो जैसे मरीम नवाज़ ने दरख्वास्त दी है, अज़हर सदीक़ साहब भी चीज़ें अदालत के सामने लाएंगे, वो उन सवालों के जवाब भी देंगे और उनको इरफान कादर साहब की लैंग्वेज में, उनके स्टाइल में, उनकी जो आवाज़ की पिच है उसके मुकाबले में जवाब देंगे। और जो अदालत के अंदर ये सियासी बातें करते थे और तमाशा लगाते थे, अब उसका ये ख़ात्मा हुआ है। और ये मेरे ख़्याल में नैब की अच्छी हिकमत अमली है और नैब ने बहुत टाइम पर यह स्टेप लिया है, क्योंकि ये स्टेप लेना ज़रूरी था। जो मेरिट की चीज़ें हैं वो पूरी फाइल पड़ी है, जजमेंट के अंदर रीज़निंग दी गई है, तभी उनको सज़ा हुई है, लेकिन ये चीज़ें लाना बड़ी ज़रूरी थी। अब देखते हैं 21 मार्च को क्या होता है। मरीम नवाज़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आकर बड़ा रोना रोया अपनी वालदा का, मरीम औरंगज़ेब का, गरीदा फ़ारूकी का, आसमा शिराज़ी का कि बड़ा जुल्म हो रहा है। तो उस जुल्म का ये मतलब नहीं है कि अगर कोई एक गालियाँ दे रहा है तो आप भी गालियाँ शुरू कर दें और आप अपने आप को मुस्तकबिल की खुद साख्ता वज़ीर आज़म मानती हैं। और अखलाकियात ये है कि अगर किसी ने आपकी वालदा के हवाले से कोई बात की या आपके हवाले से बात की तो आप भी किसी की बीवी पे शुरू हो जाए। आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ इतना कुछ किया, इमरान खान ने कभी अपने ऊपर जो बात हुई ज़ात पे, आपने उनके ऊपर बात की, उनके स्कैंडल के ऊपर बात की, उनकी हाई कोर्ट तक उनकी बेटियों के हवाले से जो आपने खुद साख्ता सारा कुछ निकाला हुआ था कि फ़लाँ बेटी थी, फ़लाँ शादी थी, हाई कोर्ट तक, इलेक्शन कमीशन में आपने चैलेंज किया, हाई कोर्ट तक चैलेंज किया और उसमें आपको नाकामी हुई। इमरान खान ने कभी आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की, लेकिन एक घरेलू खातून है और उसके ख़िलाफ़ जब कोई बात करेगा, और या मुराद सईद, जितना मेरा और आपका हक़ है, वो अगर वफाकी वज़ीर है आप उसको गालियाँ देंगे, उसका इतना हक़ भी नहीं है कि वो जाके दरख्वास्त दे और उस दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने अपना हक़ इस्तेमाल किया है और आपको ये नहीं कहना चाहिए कि कोई बड़ी ज़्यादती हो रही है या कोई नया काम हो रहा है। ये होगा, कानून के मुताबिक होगा। जो गलत काम करेगा उसको उसकी सज़ा मिलेगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान गामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।